नमस्कार दोस्तों, मैं जयदीप त्रिवेदी आज के हमारे वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जिसका नाम है निर्भय बनो। इसके लेखक है फणेश्वर नाथ रेणु जी और इसका साहित्य प्रकार है उपन्यास अंश। यह उपन्यास अंश रेणु जी के प्रसिद्ध उपन्यास कितने चौराहे के 7वें प्रकरण में से लिया गया है। दोस्तों, इस चैप्टर में हम बात करेंगे मानवीय एवं सामाजिक मूल्यों के बारे में। मानवीय एवं सामाजिक मूल्यों के बारे में यहाँ जो कथानायक मनमोहन है, उसको बचपन से ही कैसा झुकाव था, इसका चित्रण इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ से हमें यह सीख लेनी है कि हमें निर्भयता का जो गुण है वह कैसे अपने अंदर डालना है, किस तरह से हमें निर्भयता के गुण को विकसित करना है और साथ में मानवीय एवं सामाजिक गुणों को उसका विकास करना भी हमें यहाँ से सीखना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रेणु जी का परिचय। फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म सन 1921 में हुआ था और उनका निधन 1977 में हुआ। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार यानी कि वर्तमान बिहार में पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर, नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भी भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। अपने एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज के लेखक के रूप में साहित्य जगत में वे सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है, यानी कि उन्होंने जो अपने जीवन के दरमियान जो अनुभूति की है, वही अनुभूति उसकी रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। जीवन को स्वरूपता, कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के प्रयोग का ध्यानाकर्षक वर्णन मिलता है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मेलाचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मानित किया था। यह अंश उनके प्रसिद्ध उपन्यास कितने चौराहे के 7वें प्रकरण में से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मदन मोहन का यानी कि मनमोहन का कैसा झुकाव है, इसका चित्रण इस चैप्टर में किया गया है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं अब इस चैप्टर की। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। कस्बा यानी कि एक छोटा सा विस्तार, एक छोटा सा मोहल्ला जहाँ पर वो रहता है, कि एक छोटा सा बच्चा है प्रियव्रत राय, जिसको लोग प्यार से प्रियोदा कहकर बुलाते हैं। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसे प्यार करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जहाँ वह रहता है उसके आसपास के इलाके में भी सब उसे जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है, कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए, उसका दल सेवा में जुटा रहता है। दोस्तों, परोपकार की उसकी जो भावना है, सामाजिक भावना, यह आप देख सकते हैं कि स्कूल का कोई भी बच्चा हो या कोई भी टीचर हो, यदि वह कभी भी बीमार पड़ते हैं तो प्रियोदा अपने दोस्तों को लेकर उसकी सेवा करने के लिए पहुंच जाता था। और जब तक वह भला चंगा यानी कि स्वस्थ
जब तक वह निरोगी स्वस्थ न हो जाए तब तक प्रियोदा की जो सेना है, उसका जो दल है, वह उसकी सेवा में लगा रहता था। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। प्रियोदा के दल के उसके 2 सदस्य हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। मनमोहन जो इस कहानी का मुख्य नायक है, वह प्रियोदा की इस सेना में, उसके इस दल में शामिल होना चाहता है। वह भी लोगों की सेवा करना चाहता है, परोपकार करना चाहता है। तो रोबी और कालू है वो प्रियोदा के दल में मनमोहन को शामिल कर लेते हैं। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचरों पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद होते हैं, इकट्ठे होते। परमान जो एक नदी का नाम है और बालूचर जो रेतीला नदी पट है, कि हर शनिवार को परमान के उस पार यानी कि परमान नदी के उस पार जो कि रेतीला प्रदेश है, उस पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। खेल कूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम क्या है, किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा, तो ये सारी बातें वहाँ पर तय होती है। शनिवार की रात को जब परमान नदी के उस पार बालूचर पर सब दल के सदस्य इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पर गाना बजाना होता है, खेल कूद भी होता है, मगर इसके साथ साथ रविवार का प्रोग्राम क्या है यह तय किया जाता है। आगे बात करते हैं। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा, यह मोना मनमोहन खूब तेज लाइन है। यह मोना खूब तेज लाइन है। यहाँ दोस्तों लाइन, इसका जो गलत प्रयोग दिया गया है, लाइन नहीं लड़का आएगा शब्द, आपको याद रखना है, यह प्रिंट मिस्टेक है। तो यह मोना बहुत ही तेज लड़का है, हमारे क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। प्रियोदा ने जब सवाल पूछा तो मनमोहन ने आंसर दिया, महात्मा गांधी। प्रियोदा कहते, ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा कहता है कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? तो ये प्रियोदा का दूसरा सवाल था। तो मनमोहन चुप रहा, मगर फिर बोला, वकील। तो सभी ने ठठाकर उसकी हंसी उड़ाई, सभी हठाकर हंसने लगे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे और बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? तो मोना कहता है, सीख लेंगे। आगे कहता है, शाबाश, यदि रोगी हैजा यानी कि टीबी, जो एक फेफड़े से संबंधित बीमारी है दोस्तों, तो यदि जो मरीज है, रोगी है, वह हैजा से पीड़ित हो तो? मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजे के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। आगे प्रियोदा उसे कहते हैं, गाना जानते हो? कहता है, जी। तैरना? जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता। तो सूर्य नारायण उसे कहता है, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। तो सभी हंसने लगे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज़ 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं उसे। उसके जो साथी थे उसे सूरज पहलवान के नाम से जानते थे। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है, कि जो प्रियोदा के दल के जो भी सदस्य थे उनको तैरना सिखाना यह सूर्य नारायण का काम था, कि हर रोज़ 100 दंड बैठक करता था। इसके अलावा जो दल का सदस्य होता था, यदि वह तैरना नहीं जानता
तो यह सूर्य नारायण उसे तैरना भी सिखा रहा था। उस दिन सभा ने नए सदस्य मोना यानी कि मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया कि पहले तो उसे कुछ शर्म आती है, किंतु जब प्रियदा ने आग्रह किया तो उसने खखाकर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह? उसने शुरू किया। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना कि प्रभात फेरी में जो अलग अलग गीत गाए जाते हैं, जो प्रार्थनाएं की जाती है, उस प्रार्थना के 2 गीत तुम मोना को सिखा देना, ऐसा कालू को कहते हैं। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। बालूचर पर लाली उतर आई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरणें झिलमिलाई। पखेरु दल बांधकर बांसवन की ओर लौटने लगे। पखेरु यानी कि पक्षी। प्रियदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पंक्ति बांधकर यानी कि एक साथ में। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। भूला गरीबक दिन पहिया हरब, भूला गरीबक दिन। फिर से पंक्ति सुनिए। भूला गरीबक दिन पहिया हरब, भूला गरीबक दिन। तो सूरज ने भी सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एकटा जे लौटा छल, एकटा जे लौटा छल, बेटा छल 3 पनिया पिबैत काला लोटा लेलक छिन। बेटा छल 3 पनिया पिबैत काला लोटा लेलक छिन। कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है। लाचारी लाचारी ऐसा कहकर सब ठट्ठाए, यानी कि उस जो शब्द प्रयोग उसने किया उसकी मजाक करते हैं। बालूचर के उस पार किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। किसी ने पक्षी का शिकार किया फायर करके, तो एक पखेरु नीचे बालूचर पर यानी कि रेत पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमेल अंधकार में एक अर्दलीनुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैन को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। जो चिड़िया मर गई है तो उसके डैन को पकड़कर वह चिल्लाता है कि हुजूर मिल गया। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। प्रियदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट। जब इब्राहिम ने उसे जब अपशब्द कहे कि भारी खचड़ा है, जैसे गलत शब्द का प्रयोग कर दिया, तो प्रियदा ने उसी वक्त उसे रोक लिया कि हॉल्ट, कि तुम अब कुछ मत बोलो। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि उसने साले ने शब्द का जो प्रयोग किया था, तो इस बात की गलती की यहाँ इब्राहिम प्रियदा और दल के सदस्यों से माफ़ी मांगता है। सभी हंसे। प्रियदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। क्योंकि प्रियदा के दल का एक नियम था दोस्तों कि 10 गलती तक वह लोगों को क्षमा कर देते थे, मगर यदि कोई 10 गलती करने के बाद भी सुधरता नहीं है तो वह उसे अपने ग्रुप से निकाल देते थे या तो उसे अपने आप से दूर कर देते थे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? इब्राहिम ने कहा कि मैंने तो सरकारी अफसरों को गाली दी है,
इसमें क्या हर्ज है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मगर वे जो गाली देते, तो इब्राहिम कहता है वे जो गाली देते उसका क्या? वे ही क्या, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। प्रियोदा उसे समझाते हैं, नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह महीन बात देरी से जूझता है, मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके जो क्लब के नियम है यह तुम्हें मानने होंगे। इसके जो रूल्स है इसको तुम्हें फॉलो करना होगा। इसके जो रूल्स है तुम्हें मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द का प्रयोग नहीं करेगा या खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो? बस बात खत्म। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूँगा, तू घर जा कालू। कालू को कहता है कि कालू मैं मोना को पहुँचा दूँगा, तू घर जा। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा करके प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। जहाँ मुर्दों की चीर फाड़ होती है पोस्टमार्टम हाउस। मुर्दों की चीर फाड़ होने का मतलब होता है दोस्तों पोस्टमार्टम करना। जो मरे हुए इंसान का हम पोस्टमार्टम करते हैं उसे हिंदी में कहते हैं चीर फाड़। तो कहने का मतलब है कि प्रियोदा मोना को समझाता है कि कई दिनों पहले ये जो मकान तुम देख रहे हो यहाँ पोस्टमार्टम हाउस था, इसलिए यहाँ से आगे कहता है कि इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। कि कई लोगों को यहाँ डर लगता है कि आसपास यहाँ निश्चित तौर पर कोई भूत प्रेत या पिशाच आवाज़ करते होंगे। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती है, ऐसा लोग मानते हैं। संतालियों की तरह झुंड बांधकर क्यों डरने लगा, तो वह संतालियों की तरह झुंड बांधने लगता है। तो कहते हैं कि क्यों तुझे डर लगता है, अकेले यहाँ आ सकते हो? प्रियोदा उसे कहते हैं मोना को। मोना कहता है जी नहीं। प्रियोदा हंसे और बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करता जो 10 काम हो, जो 10 काम करता हो। तो कहते हैं कि भूत पिशाच कभी ऐसे आदमी को तंग नहीं करते जो 10 घंटों तक काम करता हो, जो 10 काम करता हो। भूत प्रेत पिशाच ये तो सब हमारे मन के एक वहम है। जो हम काम नहीं करते तो हम ये सारी सोच में आकर अटक जाते हैं और हम उससे भयभीत होते हैं। यदि हम कोई काम करते हैं तो हमें किसी प्रकार का भय रहता ही नहीं। हम अपने आप को यदि एक काम में लगा लेंगे तो काम में ही हमारा जी रहेगा और हमें डर लगेगा ही नहीं। आगे कहते, तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझे हंसकर कहा कि 10 का काम करने से खुद भूत होता है। क्या कहता है कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है। जो इंसान 10 व्यक्ति का काम अकेला करता है वह खुद भूत हो जाता है। उसको भूत क्या कर सकता है? हम कहते हैं ना बहुत काम करता है तो कि वो भूत जैसा है। तो कहता है कि 10 इंसान का काम जो इंसान अकेला करता है तो उसके दिमाग में तो भूत के बारे में सोचने के लिए कुछ होता ही नहीं। उसके पास ऐसा वक्त नहीं।
या तो उसके मगज़ में भी ऐसा कुछ सोचने के लिए है ही नहीं। तो कहता है कि कभी भी हमें भूत के बारे में सोचकर डरना चाहिए नहीं। उसको भूत क्या मारेगा, चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीमना और मनमोहन गाने लगा, राम रहीमना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो यहाँ दोस्तों ये चैप्टर जो है ये समाप्त हो जाता है। तो साथ साथ में अब इसके जो शब्दार्थ है और मुहावरे हैं ये आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। शब्दार्थ में परमान जो एक नदी का नाम है, बालूचर यानी कि रेतीला नदी तट, जुदा यानी कि अलग, आग्रह यानी कि अनुरोध, फरमाइश, हठ, पखेरु पंख वाले पक्षी, दल यानी कि झुंड, टीली, पंक्ति यानी कि कतार, तन्मय यानी कि तल्लीन, समाधिस्थ भी कह सकते हैं उसे, नाचारी यानी कि एक लोकगीत, विकल यानी कि व्याकुल, होल्ट यानी कि रुको, हर्ज तो नुकसान, रूल्स तो नियम, अपशब्द गाली या बुरा शब्द, संताल तो एक आदिवासी जाति का नाम है संताल, खचड़ा अड़गेबाज या मूर्ख। तो ये हुए शब्दार्थ। मुहावरे में मुठिया वसूलना, किसी नेक काम के लिए मुट्ठी भर अनाज की भीख मांगना। बहुत आईएमपी मुहावरा रहेगा दोस्तों यह। भला चंगा यानी कि स्वस्थ, सिर से पैर तक यानी कि भली बातें देखना, और महीन बात यानी कि सूक्ष्म बात। दोस्तों यह है इसके शब्दार्थ और मुहावरे। बहुत ही सरल सा यह चैप्टर है हमारा। आप 2 बार पढ़ेंगे तो अपने आप आपको कुछ समझ में आ जाएगा। मोना की जो निर्भयता है यह इस चैप्टर का मुख्य विषय है। साथ साथ में हमें भी जैसे फ्योदा की तरह सामाजिक कार्य करना है और मोना की तरह निर्भय बनना है। तो सामाजिक गुण और उसके साथ साथ मानवीय मूल्य हमें इस चैप्टर के माध्यम से सीखने को मिलते हैं, और साथ में निर्भय बनना चाहिए, यह एक सीख भी हमें इस चैप्टर के माध्यम से मिलनी चाहिए कि हालात कैसे भी हो कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए। कई लोग, कई बच्चे जो भूत प्रेत पिशाच ये सारे शब्द सुनकर डर जाते हैं, बिना कारण जो एक डर महसूस करते हैं, उन्हें इस चैप्टर के माध्यम से यह सीख मिलती है कि 10 का काम करो, 10 का काम करने वालों को भूत क्या मारेगा। यदि हम अपने आप को इतनी प्रवृत्ति में शामिल कर ले कि हमें कुछ बुरा सोचने के लिए वक्त ही ना मिले, तो हमारा डर जो है दोस्तों अपने आप समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक इस चैप्टर को मैं रखता हूँ। यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप स्कूल के वक्त मुझे कॉल कर सकते हैं या कभी भी मुझे मैसेज करके भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। अस्तु।